हेलो दोस्तों, अब एक नया क्वेश्चन बैंक कॉमर्स का लेके आए हैं जो आपके जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कॉमर्स में वहाँ पे आपका पूछा जाता है। और जितने भी आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम है उन्हीं को बेस बना क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मैच कराना है, सेक्शन वाइज इनकम टैक्स का है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिया, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका कौन सा है? सेक्शन 6 है। एग्रीकल्चर इनकम, तो ये आपका है सेक्शन 6। एग्रीकल्चर इनकम का देखते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर इनकम का है सेक्शन 10(1). तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है? सेक्शन 10(1). अब हाउस अलाउंस का क्या है? हाउस अलाउंस का आपका सेक्शन 10(13)(a). तो हाउस अलाउंस का क्या है? सेक्शन 10(13)(a). ग्रेचुटी का क्या है? सेक्शन 10(10). तो ग्रेचुटी का है आपका सेक्शन 10(10). तो ग्रेचुटी का सेक्शन 10(10) है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 6 है। एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन 10(1) है। हाउस 10 मतलब कि सेक्शन 10 और सब सेक्शन 1। हाउस अलाउंसेस का क्या है? सेक्शन 10(13)(a) और ग्रेचुटी का सेक्शन 10(10). ये ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर फॉर्म्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। तो इसका है ITR 4S, ITR 2 और ITR 3। ITR 2 भी नहीं होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से आपके फॉर्म्स है? ITR 4S है, ITR 2 है और ITR 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। Which of the following factor is not directly responsible for slowing down the growth of the infrastructure? संरचनाओं के विकास को धीमा संरचनाओं के विकास को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है? तो पहला, हाई लेवल ऑफ परसीव पॉलिटिकल रिस्क, उच्च से अनुभूत राजनीतिक जोखिम, नहीं पूछ रहा। हाई लेवल ऑफ संक कॉस्ट। तीसरा है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, समय एवं लागत वृद्धि में उस संभावना। चौथा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन ऑल सेक्टर, सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा आरंभ होना। ये इसका आंसर डी सही है, क्योंकि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो रिस्पॉन्सिबल ये है कि सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का आरंभ होना, तो ये जिम्मेदार नहीं है। अगर राजनीतिक जोखिम में पहला इसका आंसर देखिए, राजनीतिक अगर जोखिम है तो फिर तो जिम्मेदारी आएगी। उससे डूबी लागत, संक कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई हो तो भी आएगी। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन है तो भी आएगा। लेकिन सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाएगा तो आपका नहीं आना चाहिए, इसलिए जो है इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट महारत्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो निम्नलिखित में कौन सी भारत की महारत्न उद्योग नहीं है? CIL, पहला आंसर देखिए CIL, ये तो है। सेल भी है, गेल भी है, लेकिन OIL नहीं है। तो इसका आंसर OIL आपका नहीं होगा और ये आपके होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बढ़ते हैं, कौन कौन सी महारत्न है? तो महारत्न कौन सी है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, भारत गैस प्राधिकरण समिति, गेल कहते हैं इसे। फोर्थ नंबर देखिए IOCL, NTPCL और AICL, सेल भी आपका है। तो भारत के रत्न कौन है? CIL और सेल और गेल है, लेकिन OIL नहीं है आपका। OIL मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो भारत के 9 रत्न कौन कौन से हैं? 9 रत्न की बात करते हैं हम लोग, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, 9 रत्न में आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी आता है आपका, और आपका NMDC लिमिटेड भी आता है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी आता है, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आता है आपका, ठीक है।
ABC are partners in a firm sharing profit and losses. The ratio 4:3:2. They agreed to take D into partnership and gave him 1/8 share. What will be their new profit sharing ratio? अब ये क्या है भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमको। 1/8 हिस्सा दे रहे हैं, तो मुझे 1/8 हिस्सा दिया, तो बाकी हिस्सा कितना बचा, ये हुआ आपका 7/8। ठीक है, 7/8 बाकी हिस्सा हो गया। अब 7/8 को आपको बांटना है 4:3:2 में। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 7/8 ए का नया शेयर, तो 4:3:2 का रेशियो था, सॉरी 4:3:2 का रेशियो था, तो हो गया ए का शेयर कितना हो गया 4/9। तो 7/8 4/9 28/72। इसी तरीके से बी का कितना हो गया 3/9, सी का 2/9 और डी का शेयर 1/8। तो ये 28/72, 21/72, 14/72 का रेशियो निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 28:21:14:9। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। From the following information, find out the number of units that must be sold by the firm to earn the profit और ₹18,000 पर ईयर। सेल्स प्राइस क्या है 25 पर यूनिट्स है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 12 पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 3 पर यूनिट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है 5 lakhs और फिक्स सेलिंग कॉस्ट है आपका 3 lakhs। अब इसका हिंदी में देख लीजिए। विक्रय मूल्य 25 रुपये प्रति इकाई। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है आपका 25 रुपये प्रति इकाई है। परिवर्तनशील उत्पादन लागत दर 12 रुपये प्रति इकाई है। परिवर्तनशील विक्रय लागत 3 रुपये प्रति इकाई है और स्थायी कारखाना उपरिव्यय 5 लाख रुपए है और स्थायी विक्रय लागत 3 लाख रुपए है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे निकालना है। 80,000 लाभ के लिए विक्रय इकाई क्या होगी, तो नियत व्यय प्लस लाभ। तो नियत व्यय कितना आ रहा है आपका, स्थायी कारखाना ऊपरी व्यय जो आ रहा है 5 लाख आ रहा है। लाभ कितना है, तो लाभ आपका जो है जितने व्यय हैं, व्यय तो हो गया 5 लाख और 3 लाख 8 लाख हो गया। और क्या कह रहे हैं, और ये 80,000 रुपये जो है आपका लाभ आया है। तो थोड़ा क्वेश्चन आपको पीछे चलना पड़ेगा। हाँ, जिसमें लिखा हुआ है विक्रय की फर्म को प्रतिवर्ष 80,000 रुपये का लाभ हो, लिखा है। चलिए भाई क्या मैं 80,000 कहाँ से आ गया, सोल्यूशन देखते हैं। तो ये 80,000 मतलब कि व्यय प्लस लाभ जो है एक्सपेंसेस और लाभ 5 लाख रुपए व्यय आया, ऊपरी व्यय और 3 लाख रुपए कॉस्ट आ गई, 80,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। तो ये हो गया 8,80,000 रुपये। और जो है प्रति यूनिट विक्रय मूल्य और प्रति यूनिट सीमांत लागत, तो विक्रय मूल्य प्रति यूनिट आए 25 रुपये प्रति इकाई और परिवर्तनशील जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 12 रुपये प्रति इकाई। तो 25 माइनस 12, सॉरी 25 माइनस 15, क्योंकि ये विक्रय लागतें आ गई आपकी 12 प्लस 3 तो हो गई 15। ठीक है, तो विक्रय मूल्य और विक्रय लागतें 15, तो 10 रुपये कॉस्ट आ रही है। अगर देखी जाए तो 10 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो इसमें ये कहा गया है व्यय और लाभ मिला के इतना अमाउंट बनता है आपका 8,80,000 और प्रति यूनिट 10 रुपये, तो 88,000 इसका आंसर आएगा। 88,000 पर यूनिट आएगी कॉस्ट। विक्रय इकाई क्या होगी 88,000 होगी। ठीक है, समझ आ गया। देख लीजिए सोल्यूशन, पीछे थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो, निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है, तो रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है वो है आपका लेनदारों में कमी। लेनदारों में कमी जो है वो रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो लेनदारों में कमी। अब हम बताते हैं कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
कि भाई कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो क्या है। तो रिकॉर्ड जो कैश का शेष है, बैलेंस है, वो आपका कैश इनफ्लो में आएगा। कैश का जो ऑपरेशन होता है, कैश जो ऑपरेशन होगा, मतलब कैश जो ऑपरेट करेंगे आप, सपोज कीजिए संचालन करेंगे, वो भी आपका कैश इनफ्लो में आएगा। अगर अचल संपत्ति को बिक्री करते हैं, वो भी आपका कैश इनफ्लो में आएगा। नकदी प्रवाह के लिए शेयर जारी करते हैं, भाई शेयर जारी करेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए कैश इनफ्लो माना जाएगा। नकदी के लिए डिबेंचर जारी करने, अगर डिबेंचर जारी करेंगे नकदी के लिए तो भी आपका कैश इनफ्लो है। लंबी अवधि के ऋण की बढ़ोतरी, ये भी कैश इनफ्लो के अंतर्गत आएगा। और देनदार में कमी हो रही है, तो देनदार में कमी भी कैश इनफ्लो, मतलब कि भाई डेटर्स कम होते जा रहे हैं तो कैश बढ़ता जा रहा है। और लंबी अवधि के ऋण की बढ़ोतरी भी कैश इनफ्लो के अंतर्गत आएगी आपकी। अब कैश आउटफ्लो क्या होगा? कैश आउटफ्लो का ऋण किया जाएगी, भाई ऋण देंगे तो कैश आउटफ्लो होगा। लाभांश का भुगतान करेंगे तो भी आपका कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा। अचल संपत्तियों खरीद तो भी कैश आउटफ्लो होगा। नकदी के लिए डिबेंचर की मुक्ति, ठीक है, तो नकदी के लिए डिबेंचर मुक्ति करेंगे तो ये भी कैश आउटफ्लो होगा। नकदी के लिए अधिमान शेयरों की मुक्ति तो भी कैश आउटफ्लो होगा। संचालन की से हानि, ये भी कैश आउटफ्लो होगा। और लेनदारों में कमी, ये भी कैश, यहाँ देनदारों में कमी या लेनदारों का भी ये कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? निम्नलिखित में कौन समान वितरण की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये नहीं पूछ रहा है। तो मीन मीडियन मोड आर फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, हाँ ये सही है भाई, ये बिल्कुल सही है, नहीं में नहीं आएगा, लेकिन ये सही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। समान टू टेल्स द नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन बट नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये भी बिल्कुल सही है। कभी भी जो नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल कर्व कैसे होता है? नॉर्मल कर्व इस तरह बनता है आपका, इस तरह से बनता है। कभी भी इसकी दो पूछे जो हैं ये कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन टच नहीं करती हैं। फिर देख लीजिए, तो नॉर्मल आपका इस तरह से बनता है, ये कभी भी टच नहीं करेंगी। ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन द हाइट ऑफ द मीन ऑर्डिनल रिमेन्स द सेम, प्रमाण विचलन के अलग अलग मूल्यों की मध्य कोटि की ऊंचाई समान रहती है। ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं रहता। ऊंचाई असमान रहती है, कभी समान नहीं रहती है। तो प्रमाण विचलन के अलग अलग मूल्यों की मध्य कोटि की ऊंचाई समान रहती है, गलत है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर एन एक्स एंड एस डी, समान वितरण के स्वतंत्र अवरोधों की संख्या एन एक्स और एस डी होती है, तो ये सही है। एस डी का मतलब आपका जो लैम्डा जो भी कहते हैं, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो सी इसका गलत आंसर है, इसलिए सही होगा। तो सी जो है इस पर टिक लगाइए, क्योंकि ये गलत है, नहीं पूछ रहा है इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूले इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 25 पेयर्ड ऑपरेशन ऑफ ए सैंपल? निम्नलिखित सूत्रों में कौन से सूत्र का प्रयोग किसी प्रतिशत 25 युग्म परीक्षक सहसंबंध गुणांकों को मानक गुण परिकलन करने में किया जाता है? तो इसमें ऐसी फार्मूला लगेगा। ऐसी फार्मूला क्या होता है? ध्यान रखिए, ऐसी इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो ये इसका आंसर होता है। हाँ, तो ये सी इसका आंसर बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे हम बता दें एन का मतलब है 25, सैम्पल साइज जो दिया हुआ है ये 25 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैच द फॉलोइंग आ गया है, बहुत ही बढ़िया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो कंटाइजेंसी कोफिशिएंट फॉर एनी साइज ऑफ कंटाइजेंसी टेबल,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका आंसर ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन। तो कंटिजेंसी कोफिशिएंट फॉर एनी साइज ऑफ कंटिजेंसी टेबल। अब नंबर 2 आते हैं। नंबर 2 पे देखिए, स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू डिसाइड साइज ऑफ सैंपल। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच कौन सा है जो हमें साइज ऑफ सैंपल शो करें? तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका डी, जेड स्क्वायर एच डी टू एच डी स्क्वायर अपॉन ई। तो ये होता है फॉर्मूला एन इक्वल टू होता है एन इक्वल टू जेड स्क्वायर एच डी स्क्वायर अपॉन ई। अब नेक्स्ट आइए नंबर 3, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीपल। तो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीपल, फाइनाइट की बात आएगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1। तो अगर इसका फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीपल का आता है तो इसका आंसर ए सही होगा। ए कहाँ दिया, ये दिया हुआ ए आपका अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन अंडर रूट एन माइनस एन। नेक्स्ट आइए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब उसको ढूंढिए स्टैंडर्ड, तो ये फॉर्मूला बी दिया हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक मिनट रुकिए, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें क्या लिखा क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग deterioration of the mental efficiency, reality testing and moral judgment that result from in group pressure। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मानसिक दक्षता, यथार्थता परीक्षण, नैतिक निर्णय का उपकर्ष है जो समूह में रहने के दबाव का परिणाम है? तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ग्रुप थिंक। क्या कहलाएगा, ग्रुप थिंक कहलाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा ऐसा मानसिक दक्षता, यथार्थता परीक्षण, नैतिक निर्णय का उपकर्ष है जो समूह में रहने के दबाव परिणाम से कहते हैं ग्रुप थिंग। ठीक है, द अपेक्स बॉडी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द यूनिट डिवीजन विच ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ क्वालिटी सर्किल इज कॉल्ड। किसी इकाई प्रभाग के उच्च स्तर पर ऐसा सर्वोच्च निकाय जो गुणवत्ता मंडल के कार्य चालन का पर्यवेक्षण करता है उसे क्या कहते हैं? सुविधा प्रदाता नहीं, समन्वयक नहीं, स्टीयरिंग कमेटी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। इसको ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किसी इकाई प्रभाग के उच्च स्तर पर ऐसा सर्वोच्च निकाय जो गुणवत्ता मंडल कार्य परीक्षण करता है उसे क्या कहता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य नैतिक प्रक्रिया निर्धारण का व्यावसायिक साधन संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन सा नैतिक प्रक्रिया निर्धारण व्यवहारिक साधन संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग ए मॉरल कोर्स ऑफ एक्शन। तो कौन है आपका? नॉर्मेटिव एथिक्स, आदर्श मूलक नीति शास्त्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग ए नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की नैतिक प्रक्रिया निर्धारण का व्यवसायिक साधन संबंधित है? तो नैतिक की बात कर रहे हैं तो नैतिक की बात में भैया हमारे साथ आदर्श मूलक नीति शास्त्र आएगा, जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स। तो नैतिक प्रक्रिया की बात की गई, नैतिक प्रक्रिया मतलब है कि भाई आदर्श मूलक होना चाहिए, तो आदर्श मूलक नीति शास्त्र आपका आएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर नॉट यूज ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो निम्नलिखित में कौन सा बाजार रणनीतियों का उपयोग उत्पाद जीवन चक्र की समृद्धि अवस्था में नहीं किया जाता है? चलिए, तो समृद्धि जो उत्पाद समृद्धि से नहीं किया जाता है तो समृद्धि अवस्था के लिए क्या क्या किया था उसके बारे में बात भी कर लेंगे। इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड एडिंग न्यू फीचर्स, गुणवत्ता के सुधार और विशेषताएं जोड़ना, ये तो भाई सही है। एडिंग ए न्यू मॉडल ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पाद नया प्रतिभा जोड़ना, ये भी सही है। एंटरिंग ए न्यू मार्केट सेगमेंट, नया बाजार खंड में प्रवेश करना, ये भी सही है।
यूजिंग अवेयरनेस एंड ट्रेल कम्युनिकेशन, जागरूकता और परीक्षा संप्रेषण उपयोग करना, ये आपका गलत है। तो आपका गलत क्या है? आपका गलत है डी। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा आपका, जागरूकता परीक्षा संप्रेषण का उपयोग करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, सेल्स ऑफ फर्म आर 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40 लाख, फिक्स कॉस्ट 8 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन आपका EBIT होता है। एक ये लगेगा नहीं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये फार्मूला लगेगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सेल्स दे रखी है आपकी 74, देखिए वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 40 और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट दे रखी है 74 माइनस 40 माइनस 8। तो इसका आंसर आएगा 34/26 इक्वल टू 1 माइनस 3। तो ये आएगा 74 सेल्स दे रखी है माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 40 अपॉन फिर सेल्स दे रखी है 74 माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 8। इनको घटा देंगे तो आंसर 1.3 आएगा। 1.3 1 पर टिक लगाइए। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो कौन सी डिस्काउंटिंग टेक्निक है? एक प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू है और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये तीन सही हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेनिंग टेक्निक इन विच ट्रेनीज आर फर्स्ट शोन गुड मैनेजमेंट टेक्निक्स इन ए फिल्म आर आस्क्ड टू प्ले रोल्स इन simulated situation and are then given feedback and praised by their supervisor is known as। ऐसे प्रशिक्षण पद्धति जिसमें पहले प्रशिक्षु को किसी चलचित्र में अच्छी प्रबंधन पद्धतियाँ दिखाई जाती हैं, अनुरूप स्थिति में भूमिका अदा करने के लिए कहा जाता है और उसके पश्चात प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिहेवियर मॉडलिंग। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बिहेवियर मॉडलिंग। ठीक है, इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। तो भाई आप एक व्यवहार प्रतिरूप दिखाएंगे तभी तो ऐसा प्रशिक्षण दिखा सकेंगे प्रशिक्षु को। प्रशिक्षु को कोई चलचित्र अगर अच्छी दिखानी है, उसको कहा जाए कि तुम्हें इसके अनुरूप भूमिका अदा करनी है, तो एक बिहेवियर मॉडलिंग दिखाई जाएगा, मतलब व्यवहार प्रतिरूप दिखाया जाएगा जिससे वो सीख सके कि वो क्या कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज अडॉप्टेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। आर्थिक अवधारणा के अनुसार मानव संसाधन के मूल्यांकन तो निम्नलिखित में किस अभिगम को अपनाया जाता है? तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच ये नहीं अपनाया जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच इसको अपनाया जाता है। किसको अपनाया जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच को नहीं अपनाया जाता, नन ऑफ द अबव, ये कुछ नहीं होगा। बी इसका आंसर सही है। तो आर्थिक अवधारणा के अनुसार मानव संसाधन के मूल्यांकन में किस अभिगम को अपनाया जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को अपनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मीन फॉर, ये तो पता ही होगा सबको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन के लिए आता है, तो सी इसका आंसर है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है इसका सी आंसर होगा। तो AS6 किसके लिए बनाया गया है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन OTCEI का लक्षण नहीं है? तो क्विक ट्रांसफर डिस्पोजल सिस्टम, पहला आंसर देखिए ये तो है। नेशनलाइज कंप्यूटराइज नेटवर्किंग ये भी है। रिंगलेस ट्रेडिंग सिस्टम ये भी है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन ऑफ रीजनल स्टॉक चेन, क्षेत्रीय स्कंद विपणियों का विखंडन, ये नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, ये नहीं है। और ये नहीं पूछ रहा है इसलिए क्षेत्रीय स्कंद विपणियों का विखंडन आएगा। और सही आंसर तो ABC है अगर देखा जाए। अगर कहे कि लक्षण हैं तो क्विक ट्रांसफर डिस्पोजल सिस्टम है, नेशनलाइज कंप्यूटराइज नेटवर्किंग है, रिंगलेस ट्रेडिंग सिस्टम, ये तीनों है। लेकिन क्षेत्रीय स्कंद विपणियों का विखंडन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें उपभोक्ताओं को अस्पष्ट उद्दीपन की व्याख्या करनी होती है? तो इसका आंसर जो है बी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक।
प्रक्षेपी तकनीक। निम्नलिखित में किस उपभोक्ताओं को अस्पष्ट उद्दीपन की व्याख्या करनी होती है? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक है। और स्पष्ट उद्दीपन की बात करें तो फोकस ग्रुप मेथड है, रिजेक्टिव टेक्निक है और सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है। ठीक है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कौन सी विशेषता, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतियोगिता जन फैशन और गिरावट की 4 अवस्थाओं को गुजरता है? तो वो फैशन है आपका। क्या है आंसर इसका? फैशन। फैशन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका, फैशन जो है इसमें आएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द 4 स्टेज ऑफ डिसकंटिन्यूअस एमुलेशन, मास, फैशन एंड डिक्लाइन? तो फैशन इसका आपका बोला जाए। Which of the following positioning strategies is adopted by market to position their product in 2 categories simultaneously? निम्नलिखित में कौन सी स्थिति रणनीतियां विपणनकर्ताओं द्वारा अपनाई जाती हैं ताकि वे अपने उत्पाद को 2 श्रेणियों के साथ साथ स्थिर कर सकें? तो ये कहलाती तेजी मंदी की स्थिति। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। सी क्या है? सी बिल्कुल सही आंसर है, स्ट्रैडलर पोजिशनिंग। निम्नलिखित कौन सी स्थिति रणनीतियां विपणनकर्ताओं द्वारा अपनाई जाती हैं ताकि वे अपने उत्पाद को 2 श्रेणियों में साथ साथ स्थिर कर सके? इसे कहते हैं स्ट्रैडलर पोजिशनिंग। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटल कंडीशन और एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विच डिटरमाइंस देयर विलिंगनेस टू कॉर्पोरेट? तो इसका आंसर होगा, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तियों और समूह की मानसिक स्थिति या अभिवृत्ति के जो सहयोग के लिए उनकी इच्छा निर्धारित करती हैं? ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी मोरल। तो इसे कहते हैं मनोबल। तो मोरल इसका आंसर होगा, मनोबल। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित कौन सी व्यक्तियों और समूह की मानसिक स्थिति या अभिवृत्ति है जो सहयोग के लिए उनकी इच्छा निर्धारित करती है? इसे कहते हैं मोरल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोनस मस्ट बी पेड इफ देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस? लेखा वर्ष की समाप्ति से कितनी अवधि के अंदर बोनस का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए बशर्ते कि बोनस के भुगतान संबंध कोई विवाद न हो? 2 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह? तो इसका आंसर होगा 8 माह। इसका आंसर 8 माह होगा कि बोनस भुगतान में कोई विवाद ना हो। कब तक कर देना चाहिए? 8 माह के अंतर्गत कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेज बोर्ड इन इंडिया? अब वेज बोर्ड इज ट्रिपर्टाइड बॉडी, त्रिपक्षी बॉडी है। एक वेज बोर्ड क्या है? त्रिपक्षी बॉडी है। तो ये आंसर सही है, ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो वेतन बोर्ड एक त्रिपक्षी निकाय है। हु गिव द सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस? किसने मजदूरी अविशेष मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? आपके कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने मजदूरी अविशेष मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे कहते हैं सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस। तो सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस का जो सिद्धांत था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। हु गिव द सिस्टम अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन? निम्नलिखित में किसने औद्योगिक संबंधों की प्रणाली उपागम का प्रतिपादन किया था? ये थे जॉन डनलप। तो निम्नलिखित में किसने औद्योगिक संबंधों के प्रणाली उपागम का प्रतिपादन किया था? वो थे जॉन डनलप थे। हु गिव द सिस्टम अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन? जॉन डनलप जो थे उन्होंने आपका इसका अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन का प्रतिपादन किया था, वो जॉन डनलप थे। ठीक है, As per the Income Tax Act 1961 for the assessment year 2015-16, a deduction under section 80 QQB for authors of books of literacy, artistic और scientific nature is allowed up to, तो कितने तक अलाउड किया गया है? तो आयकर अधिनियम 1961 के आधार पर निर्धारित वर्ष 2015-16 के लिए साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वभाव की पुस्तकों के लेखकों को धारा 80 QQB तक अनुमत कटौती है, 3 लाख की कटौती है। ठीक है, 3 लाख की कटौती की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या सरकारी कर्मचारियों प्राप्त अनुतोषिक ग्रेचुटी कितनी है? ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, मतलब इसका आंसर सी जो है ये बिल्कुल सही है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्तिया कर मुक्त है। ग्रेचुटी जो सरकार द्वारा प्राप्त होती है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है, ये ध्यान रखिए। तो ग्रेचुटी हमेशा फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है, ध्यान रखिए। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन लमसम हमने दिए हैं आपको। इसको पढ़िए, बहुत ही ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं।
और काफ़ी बार एग्ज़ाम पूछे आ चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नए जो है वीडियो मिलते रहें, और शेयर कीजिए।